अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स को डिटेल में स्टडी करने के लिए हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज जो हम सेल ऑर्गेनेल पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक दफ़ा याद दिला दूं कि अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो सेल ऑर्गेनेल पढ़ा था वो था लाइसोसोम, और हमने देखा था कि लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है और ये रिलीज़ करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि किसी भी फूड पार्टिकल या फिर वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि सेल में मौजूद फूड मॉलिक्यूल्स या फिर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसकी ब्रेकडाउन के लिए जो ऑर्गेनेल यूज़ होता है वो होता है लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम रिलीज़ करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन करते हैं इन फूड पार्टिकल्स की या फिर वेस्ट मटेरियल की इनटू स्मॉल पीसेस। आज हम स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनेल सेंट्रियोल्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सेंट्रियोल्स का नाम सुना होगा, लेकिन आप लोग इसके स्ट्रक्चर से और इसके फंक्शन से शायद फेमिलियर नहीं होंगे, इसलिए आज हम डिटेल में स्टडी करते हैं सेंट्रियोल्स को। हम ये देखते हैं कि सेंट्रियोल्स की अगर हम अक्रेंस देखें कि किन ऑर्गेनिजम्स में ये सेंट्रियोल्स या ये सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिनको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं, तो हम इसकी अक्रेंस सबसे पहले देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि ये सेंट्रियोल्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में भी पाए जाएंगे सेंट्रियोल्स और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं। अगर हम सेंट्रियोल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ये देखते हैं कि सेंट्रियोल्स होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रखते हैं। होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रखने का क्या मतलब है, यानी ये ऐसे स्ट्रक्चर रखते हैं जो कि अंदर से खाली होते हैं। ये ट्यूब लाइक होते हैं और ये अंदर से क्या होंगे, होलो होंगे। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होलो होते हैं, यानी ये अंदर से खाली होंगे और ये क्या होंगे, सिलेंड्रिकल इन शेप होंगे, सिलेंड्रिकल इन शेप। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रियोल्स ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि होलो हैं और सिलेंड्रिकल इन नेचर हैं या सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर हैं। और सिलेंड्रिकल का क्या मतलब है कि ये क्या होंगे, ये ट्यूब लाइक होंगे। ट्यूब लाइक। और होलो का मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये अंदर से क्या होंगे, एम्प्टी होंगे या ये खाली ट्यूब्स होंगी जो कि क्या कहलाती हैं, सेंट्रियोल्स कहलाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो आप लोगों को सेंट्रियोल्स जो है वो किस तरह के नज़र आते हैं, इस तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से रखते हैं और ये अंदर से जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या होंगे, होलो होंगे। जैसे ये आप लोगों को नज़र आ रही है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से और ये अंदर से क्या है, होलो है, यानी कि ये खाली है। और हम ये देखते हैं कि आपको ये तीन जो सिलेंडर्स हैं ये एक साथ नज़र आ रहे हैं। ये जो सिलेंडर्स हैं ये क्या है, एक साथ आपको नज़र आ रहे हैं। और अगर हम ये देखें कि ये किस चीज़ से सेंट्रियोल्स बने होते हैं, तो ये सेंट्रियोल्स बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स से। माइक्रोट्यूब्यूल्स। सबसे पहले हम लोग जो है वो इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, फिर स्टूडेंट्स मैं आपको इसकी डायग्राम भी एक्सप्लेन करूँगी। तो हम ये देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में एक और जो ख़ास बात है वो क्या है कि ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था
कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो क्या और बनाती है, ये साइटोस्केलेटन भी बनाती है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये क्या होती है, ट्यूब लाइक की होती है, बहुत ही छोटी छोटी सी ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और हम ये देखते हैं कि ये कौन सी प्रोटीन से बनी होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये बनी होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये बनी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि सेंट्रियोल्स क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं, सेंट्रियोल्स भी किस चीज से बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं सेंट्रियोल्स भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रियोल्स की जो केमिकल नेचर है वो भी क्या है, वो भी ट्यूबुलिन प्रोटीन है। तो इसका मतलब क्या है कि सेंट्रियोल्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और अगर हम इनके केमिकल नेचर देखें तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। अब हम अगर इसकी डायग्राम की तरफ वापस आ जाएं तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि ये किस चीज से बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं। और ये कितने माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं, ये ट्रिपलेट यानी 3 के सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं। यानी हम ये देखते हैं कि इस तरह के 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, इस तरह की 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो एक साथ एक सेट बनाएंगी। और आपको एक सेंट्रियोल में कितने सेट्स नजर आएंगे, ये ट्रिपलेट्स आपको कितने नजर आएंगे, ये आपको नजर आएंगे 9। तो अगर हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स कितनी नजर आएंगी, 27 नजर आएंगी। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 और हम इसको लेबल करेंगे कि ये क्या है, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ट्रिपलेट क्योंकि ये सेट ऑफ 3 है तो हम इसको कहते हैं ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। और हम ये आपको दिखा रहे हैं सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, और ये आपको एक साइड व्यू हम दिखा रहे हैं सेंट्रियोल की। अगर हम लोग जो है वो साइड से हम उसको माइक्रोस्कोप में उसका साइड व्यू लें तो हमें इस तरह का जो है वो नजर आएगा। अगर हम जो है वो क्या करें, साइड व्यू देखें सेंट्रियोल्स का, तो वो हमें इस तरह का दिखाई देगा जिसमें आपको क्या नजर आएंगी, आपको इस तरह के ट्रिपलेट नजर आएंगे। और ये ट्रिपलेट कितने होंगे, ये 9 ट्रिपलेट्स होंगे। और ये ट्रिपलेट, हम इसको ट्रिपलेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह की 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर जो है वो एक सेट बना रही है, और इस तरह के 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स जो मिलकर एक सेंट्रियोल बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, and there are how many triplets are present, there are 9 triplets present। तो हम यहाँ पर जो है वो इसको देख भी लेते हैं कि ये साइड व्यू है हमारा सेंट्रियोल का। लेकिन अगर हम जो है वो सामने से देखें सेंट्रियोल को तो वो आपको इस तरह का नजर आएगा। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आप लोगों को ट्रिपलेट्स नजर आ रहे हैं, यानी 3 के जो है वो एक सेट नजर आ रहे हैं। और ये आपको कितने सेट्स नजर आ रहे हैं, अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हम इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं कि ये पहला सेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और 9th। तो हम ये देखते हैं कि आपको इस तरह के 9 सेट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हम जो है वो ये बात स्ट्रक्चर में मेंशन भी कर देते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो ये याद भी रहे कि आपने जो है वो कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े हैं जो कि एक सेंट्रियोल को बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स हर जो सेंट्रियोल है वो कितने माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। हम कहते हैं कि ईच सेंट्रियोल कितने इसके अंदर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर टोटल अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि हम कहते हैं कि 3, या हम यूँ कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ईच सेंट्रियोल के अंदर जो हम लोग देखते हैं कि 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, जैसे मैंने आप लोग को दिखाया भी डायग्राम में। और हम ये देख लेते हैं कि 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है, हमारे पास 9 सेट्स हैं टोटल, और हर सेट में अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स को काउंट करें तो वो कितनी है, 3 है। और अगर हम
ये देखना चाहें कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एक सेंट्रियोल में कितने प्रेजेंट है, तो वो होंगे 27, यानी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो कितने होंगे, 27 होंगे हर सेंट्रियोल में। तो स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि आप लोगों से ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक सेंट्रियोल में कितने सेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स होते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने सेट्स होते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि 9 सेट्स होते हैं ट्रिपलेट के। लेकिन अगर वो पूछे कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होते हैं और आपके पास जो है वो इस किस्म की जो है वो क्या हो, फिगर मौजूद हो एमसीक्यू में, तो आपने इसी को टिक लगाने या इसी को एनसर्कल करना है कि 27 जो है वो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच सेंट्रियोल। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ये देख लेते हैं कि हर जो सेल होता है उसके अंदर आप लोगों को 2 सेंट्रियोल्स नजर आते हैं, और इन दोनों सेंट्रियोल्स यानी एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल को हम कहते हैं सेंट्रोसोम। तो हम ये देखते हैं कि सेंट्रोसोम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं कि पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स is known as सेंट्रोसोम। या फिर हम जो है वो इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, और वो क्या है, हम ये कह सकते हैं कि 2 सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली नोन एज सेंट्रोसोम। तो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स का मतलब भी यही है कि इसके अंदर कितने होंगे, 2 सेंट्रियोल्स होंगे। तो आपके पास जो है वो डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट तरीकों से जो है वो मौजूद हो सकती हैं। आप उसको जो है वो 2 डिफरेंट तरीकों से या 2 से ज़्यादा भी वेस होते हैं जिनसे कि आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि आपके पास ज़्यादा बेहतर ये है कि आपकी जो बुक में डेफिनेशन दी गई है वो आप जो है वो पेपर में लिखें। तो हम ये देखते हैं कि सेंट्रोसोम की जो डेफिनेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। एक और जो तरीका है जो कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 centrioles are collectively known as सेंट्रोसोम। यानी सेंट्रोसोम, हम 2 सेंट्रियोल को जब कलेक्टिवली हमने उसका नाम लेना हो तो हम कहते हैं ये सेंट्रोसोम है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स इज नोन एज सेंट्रोसोम। तो ये दोनों डेफिनेशन जो है वो ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिए कि जो बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है वो आपने जो है वो पेपर में लिखनी है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ज़्यादा जो अगर आप देखें 9th या मैट्रिक का लेवल को आप देखें तो उसके अंदर बुक के अकॉर्डिंग जो है वो आपको डेफिनेशन जब आप लिखते हैं तो उसके नंबर जो है वो आपको पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर आप जो है वो बुक के अकॉर्डिंग आपकी डेफिनेशन नहीं होगी तो वो आपकी गलत भी हो सकती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप बुक के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशंस जो है वो बुक के अकॉर्डिंग ही आप लिखें। तो मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रोसोम हम किसको कहते हैं, 2 सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली हम सेंट्रोसोम का नाम देते हैं, और इसको हम कैसे और डिफाइन कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि सेंट्रियोल की, जैसे मैंने आपको बताया, अक्रेंस के बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी सेंट्रियोल पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है वो लोकेशन देख लेते हैं कि सेंट्रियोल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि सेंट्रियोल्स की सबसे पहले हम लोकेशन की हेडिंग देंगे, लोकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। अगर हम किसी भी एनिमल सेल की बात करें तो हम ये देखते हैं कि ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के एक्सटीरियर सरफेस के बिल्कुल करीब प्रेजेंट होते हैं। और मैं आप लोगों को अगर डायग्राम एक एनिमल सेल की ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप लोगों को एक एनिमल सेल जो है वो किस तरह का नज़र आता है और वहाँ पर सेंट्रियोल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो मैं आप लोगों को जो है वो डायग्राम की हेल्प से जो है वो दिखा देती हूँ।
स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो एक एनिमल सेल है जो कि अभी मैं ड्रॉ करने लगी हूँ, और ये उसकी है सेल मेम्ब्रेन, यानी आउटर कवरिंग जो एनिमल सेल की होती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके दरमियान में यानी कि सेंटर में आप लोगों को पता है कि क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि हमने ये कहा है कि इस न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस के बिल्कुल पास या नियर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो इसको लेबल भी कर देते हैं कि सबसे पहले जो आउटर मोस्ट कवरिंग हमें नज़र आती है किसी भी एनिमल सेल में, वो होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दरमियान में आप लोगों को स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं न्यूक्लियस। किसी भी एनिमल सेल के दरमियान में आपको क्या नजर आता है, न्यूक्लियस नजर आता है। और ये जो 2 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं सेंट्रियोल्स का। और ये आपको न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस के बिल्कुल पास नजर आ रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक और जो हमने कहा था कि 2 सेंट्रियोल्स को हम लोग कलेक्टिवली जो है वो एक और नाम भी देते हैं, और वो नाम क्या है, वो है सेंट्रोसोम का। तो मैंने आप लोगों को इसकी लोकेशन बताई कि किसी भी एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस के बिल्कुल करीब होते हैं, और 2 जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनको कलेक्टिवली हम सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर सेंट्रियोल्स की हमारे सेल्स में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों सेंट्रियोल्स जो है वो हमारे सेल के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका क्या रोल है, वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग जो है वो क्या देख लेते हैं, सेंट्रियोल का रोल देख लेते हैं, रोल या फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। तो हम यहाँ पर हेडिंग क्या देंगे, रोल ऑफ सेंट्रियोल्स। किसी भी सेल में सेंट्रियोल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हम ये देखते हैं कि अगर हम सेंट्रियोल्स के रोल की बात करें तो आप लोगों को पता है कि सेंट्रियोल जो है वो किस चीज़ से बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं। और अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को याद हो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का हमने फंक्शन पढ़ा था कि ये सीलिया और फ्लैजेला बनाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रियोल्स भी किस चीज़ की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं या किस चीज़ की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, तो ये भी सीलिया और फ्लैजेला बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन में जो ये इन्वॉल्व होते हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला की ये फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। अब हम ये पहले देख लेते हैं कि सीलिया क्या होते हैं और फ्लैजेला क्या होते हैं। ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ चैप्टर नंबर 1 में कि सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं। हमने साइटोस्केलेटन के टॉपिक में भी पढ़ा था कि सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं। एक बार मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करा देती हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि सीलिया और फ्लैजेला ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं लोकोमोशन में। मेजरली सीलिया और फ्लैजेला जो है ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और हमें ये कहाँ पर नज़र आते हैं, ये नज़र आते हैं अगर हम ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल देखें तो सीलिया की अगर हम लोग जो है वो एग्जाम्पल देखें तो हमें ये नज़र आते हैं आउटसाइड द बॉडी ऑफ पेरिमीशियम, या जो सरफेस होती है पेरिमीशियम की ऑन आउटर सरफेस, हम यूँ कह सकते हैं ऑन आउटर सरफेस ऑफ पेरिमीशियम। और ये एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी कि पेरिमीशियम की बॉडी जो होती है वो कवर होती है सीलिया से। इसी तरह अगर हम सीलिया का स्ट्रक्चर देखें, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
अगर हम सीलिया का स्ट्रक्चर देखें तो हम ये देखते हैं कि ये स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। लेकिन अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला भी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मगर हम ये देखते हैं कि ये लार्ज इन साइज होते हैं और ये लार्ज फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं। और हम अगर फ्लैजिला ये देखें कि फ्लैजिला कहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसकी कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया सेल में आप लोगों को नजर आएंगे। बैक्टीरियल जो सेल सरफेस है बाहर की, उसके बाहर जो है ये आपको नजर आएंगे और ये लॉन्ग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हम कहते हैं कि इसकी जो लेंथ, जो सीलिया और फ्लैजिला में फ़र्क होते हैं वो उनके साइज में या लेंथ में होता है कि सीलिया की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है, वो स्मॉल इन साइज होते हैं। लेकिन अगर फ्लैजिला को देखें तो वो बड़े होते हैं और इनकी लेंथ क्या होती है, ये लॉन्गर होते हैं, लॉन्गर देन सीलिया। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें कि ये कहाँ पर फ्लैजिला होते हैं, तो ये कहाँ होते हैं, ये आपको बैक्टीरियल सेल के बाहर नज़र आएंगे और ये बैक्टीरियल सेल की लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग सीलिया की एग्जाम्पल लें कि सीलिया और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या ये सिर्फ पेरमीशियम के बॉडी के बाहर ही प्रेजेंट होंगे या उसके सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। जो हमारी बॉडी है ये उसके स्ट्रक्चर्स में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें भी सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया जो है वो और कहाँ पाए जाते हैं, सीलिया आर ऑल्सो प्रेजेंट। ये आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि सीलिया आर फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन। और यहाँ पर सीलिया का इन छोटे छोटे थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका क्या रोल होता है, तो ये क्या करते हैं, ये किसी भी, जैसे अगर हमारे जो है वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू जो है वो कोई भी डस्ट पार्टिकल जो है वो अंदर चला गया है तो ये इसको ट्रैप कर लेंगे, यहाँ पर ये प्रोपेल करेंगे यानी ये वापस भेज देंगे। इसकी मूवमेंट जो होगी यानी सीलिया जो है वो इस तरह से ऊपर मूव करेंगे और ये क्या करेंगे, ये डस्ट पार्टिकल को ऊपर की तरफ भेज देंगे और हमें कफिंग होगी और हमारा डस्ट पार्टिकल जो है वो वापस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा एनवायरनमेंट में और ये लंग्स तक हमारा डस्ट पार्टिकल नहीं जाएगा। तो एक तो ये डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। सीलिया ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। और इसके अलावा हम लोग ये देख लेते हैं कि ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने के अलावा जो है वो क्या करते हैं, प्रोपेल करते हैं, प्रोपेल द डस्ट पार्टिकल, यानी ये ऊपर की तरफ जो है वो भेज देंगे डस्ट पार्टिकल्स को ताकि ये क्या हो जाए, बाहर कफिंग के थ्रू जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में वापस निकल जाए और हमारे लंग्स तक जो ये डस्ट पार्टिकल्स ना पहुंचे। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि एक तो हमने ये रोल पढ़ा कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये यूज होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। स्टूडेंट्स अब हम ये देख लेते हैं कि इसका सेकेंड रोल क्या है। तो हम ये देखते हैं कि सेंट्रियोल्स जो हैं ये फॉर्मेशन भी करते हैं स्पिंडल फाइबर्स की, और स्पिंडल फाइबर्स जो ये क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। और ये कब बनते हैं, ये बनते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स को जो है वो क्या करेंगे, पकड़ के रखते हैं, उनके साथ अटैच होते हैं। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ये कब बनते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी जब भी सेल जो है वो डिवाइड होने लगेगा तो सेंट्रियोल्स जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ। ये स्टूडेंट्स आप लोग इसकी डिटेल जो है वो पढ़ेंगे
5th चैप्टर में ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन कि स्पिंडल फाइबर्स जो है वो किस तरह बनते हैं सेंट्रियोल्स से। तो हम ये देखते हैं कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे और ये स्पिंडल फाइबर जो है वो अपने साथ क्या करेंगे, अटैच करेंगे क्रोमोसोम्स को। हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि सेंट्रियोल्स जो है वो सेल डिवीजन के दौरान किस तरह स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। हम ये देख लेते हैं, इसकी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, बस मैंने आप लोगों को एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देने कि स्पिंडल फाइबर्स किस तरह के आपको दिखाई देते हैं और ये किस तरह जो है वो बनते हैं, कहाँ से ये बनेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो है वो ये एक जो है वो क्या है, एक एनिमल सेल है और दरमियान में न्यूक्लियस है। यहाँ पर आपको जो है वो ये सेंट्रियोल्स नज़र आ रहे हैं। ये अभी नॉन डिवाइडिंग फेस है, नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ एनिमल सेल मैं आपको दिखा रही हूँ। जिसके अंदर आप लोगों को ये नज़र आ रहा है न्यूक्लियस, ये नज़र आ रही है आपको सेल मेम्ब्रेन, और ये नज़र आ रहे हैं आपको सेंट्रियोल्स। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगी तो हम देखते हैं कि यही सेंट्रियोल्स यानी डिवाइडिंग फेज जब स्टार्ट होगा तो यही सेंट्रियोल्स जो है वो क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे यानी अपनी कॉपी प्रोड्यूस कर देंगे। ये डुप्लीकेट होंगे और आप लोगों को ये नज़र आएगा कि ये न्यूक्लियर एनवेलप भी क्या हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी। हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको अभी सिर्फ जो है वो सेंट्रियोल का कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि ये सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट करेंगे और अपनी ही कॉपी जो है वो इस तरह की प्रोड्यूस करके इस पोल पर भी ये इस तरह भेज देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स नजर आएगा और एक इस पोल पर जो है वो आपको पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स नजर आएगा। अब हम ये देखते हैं कि जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो क्या हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया क्रोमेटिन जो है वो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये स्पिंडल फाइबर्स उन क्रोमोसोम्स को अपने साथ जो है वो अटैच करेंगे। और वो किस तरह, जब डिवाइडिंग फेज होगा, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ मेटाफेज की कि हमारे पास ये एक एनिमल सेल है, ये हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं जो कि क्या करेंगे, अपने अंदर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाएंगे और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम देंगे किसका, स्पिंडल फाइबर्स का नाम देंगे। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो अपने साथ अटैच करेंगे किसको, क्रोमोसोम्स को, जो कि आपको इस तरीके से नज़र आएंगे। ये मैंने आप लोगों को जो है वो प्रोफेज के बाद जो मेटाफेज आती है जिसके अंदर आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे भी कि क्रोमोसोम्स जो है वो दरमियान में सेल के जो है वो आ जाते हैं और ये किस चीज़ से जो है वो अटैच होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आप लोग को नज़र आ रहे हैं ये उनसे अटैच होते हैं और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर्स का। और ये क्या है, ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन आप मेटाफेज देख रहे हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन आप स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन देख रहे हैं। और ये आपको कौन सा फेज मैंने दिखाया, मेटाफेज, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपको ज़्यादा क्लियरली जो है ये स्पिंडल फाइबर्स नज़र आते हैं और आपको इनका रोल भी पता चल जाता है कि ये किस तरह जो है वो अटैच कर रहे हैं क्रोमोसोम्स को अपने साथ। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, स्पिंडल फाइबर्स हैं जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। तो हम इनको लेबल कर देते हैं कि दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स आपको जो है वो कहाँ से जो है वो ओरिजिनेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, इन सेंट्रोसोम से यानी सेंट्रियोल्स से। ये भी आपको सेंट्रियोल्स नज़र आ रहे हैं।
ये स्पिंडल फाइबर्स नजर आ रहे हैं जो कि किस चीज से अटैच हुए हुए हैं, ये क्रोमोसोम से अटैच हुए हुए हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को जो सेल ड्रॉ करके दिखाया, ये जस्ट आप लोगों को एग्जाम्पल दिए, और ये मैंने आप लोगों को मेटाफेस इसलिए दिखाया क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स आर मोर क्लियर इन मेटाफेस, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्लियरली नजर आ रहे हैं कि जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया कि सेंट्रियोल्स का एक और फंक्शन ये है कि ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि स्पिंडल फाइबर्स जो है ये बन रहे हैं सेंट्रियोल से, और ये अटैच कर रहे हैं अपने साथ क्रोमोसोम्स को। आगे जाकर जो है ये स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्या करेंगे, इन दोनों क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से क्या करेंगे, दरमियान से जो है वो क्या कर देंगे, अलग कर देंगे इधर से, ठीक है। इसकी डिटेल में हम जो है वो नहीं जाएंगे, अभी के लिए आपके लिए सिर्फ स्पिंडल फाइबर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। आगे जो सेल डिवीजन की डिटेल है वो आप लोग पढ़ेंगे 5th चैप्टर में। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो है वो सेंट्रियोल्स का जो है वो फंक्शन बताया कि सेंट्रियोल का जो फंक्शन है, एक तो स्पिंडल फाइबर बनाना है, दूसरा सीलिया और फ्लैजिला बनाना है। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि सेंट्रियोल्स में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि क्या कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये सेंट्रियोल्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स में और साथ ही साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। 3 सेट्स आप लोग को, यानी 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक सेट होगा, और इस तरह के आपको कितने ट्रिपलेट्स नजर आएंगे, 9 ट्रिपलेट्स नजर आएंगे एक सेंट्रियोल में। और टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो क्या होंगे, 27 होंगे। और हम ये देखते हैं कि ये कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं सेंट्रियोल्स, ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बने होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है कि ये सीलिया और फ्लैजिला बनाते हैं, साथ स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, और हम 2 सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली नाम देते हैं सेंट्रोसोम का। अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्विज लूंगी, और ये क्विज आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रही हूँ वो है, व्हाट इज सेंट्रोसोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप लोग पास पेपर जो है वो जब उठा के देखेंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन वहां जो है वो नजर आएगा कि सेंट्रोसोम क्या होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 2 सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली नोन एज सेंट्रोसोम। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गिव अक्रेंस ऑफ सेंट्रियोल्स, यानी कहाँ कहाँ जो है वो पाए जाते हैं सेंट्रियोल्स। तो आप लोगों को पता है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आप लोग जो है वो सोचें कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये सेंट्रियोल्स। तो हम ये देखते हैं कि एनिमल सेल्स हो या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, सेंट्रियोल्स जो है वो एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं कि सेंट्रियोल का क्या रोल होता है। हमारे पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गिव फंक्शन या गिव रोल ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स का क्या रोल होता है, क्या या इसका क्या फंक्शन होता है, एक ही बात है। तो हम ये देखते हैं कि इसका क्या रोल है। एक तो सेंट्रियोल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, और दूसरा ये सीलिया और फ्लैजिला बनाने में जो है वो क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपसे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और ये भी आप जब पास पेपर उठा के देखेंगे तो आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आए हुए सेंट्रियोल पे नोट आया हुआ है, राइट नोट ऑन सेंट्रियोल्स। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और अनइम्पॉर्टेंट है। कोई भी छोटा सा टॉपिक भी आप लोगों से जो है वो पूछा जा सकता है, जैसे कि लाइसोसोम जो है वो सेंट्रियोल से भी छोटा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम। तो इसी तरह सेंट्रियोल्स भी आप लोगों ने जो है वो ये नहीं समझना कि ये अनइम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेंट्रियोल्स का जो टॉपिक है वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं कि आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने क्या बताना है कि आपने इसकी अक्रेंस बतानी है कि सेंट्रियोल्स जो हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फिर आपने इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में जो है वो डिस्कस करना है। फिर आपने लोकेशन बतानी है सेंट्रियोल्स की कि कहाँ पर ये जो है प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर इनकी जो है वो किस एग्जैक्ट जगह पर ये प्रेजेंट होंगे। और लास्ट पर आप जो है वो इसके रोल या फंक्शन बताएंगे। एक ही बात है, आप कोई भी हेडिंग बना सकते हैं। और इसके बाद आप जो है वो क्या करेंगे, इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो कि आपकी बुक में भी दी गई है।
और डायग्राम आपने हमेशा किस चीज़ से ड्रॉ करनी है, पेन से ड्रॉ करनी है, पेंसिल से ड्रॉ नहीं करनी। तो स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि आज के लिए आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, और वो एक्टिविटी ये कि आपने क्विज की जो है वो रिटन प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने जो है वो लिख कर देखने हैं, और वो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको नहीं पता आपने पहले सेंट्रियोल्स जो है वो उसका टॉपिक प्रिपेयर करना है, डेफिनेशंस को हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बातें बताई उनको हाईलाइट करना है, और फिर आपने इनकी रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है। साथ ही साथ आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है विद हेडिंग्स, और डायग्राम भी ड्रॉ करनी है पेन से। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो मेरी बात ज़रूर फॉलो करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में जब आपके एग्ज़ाम की प्रेपरेशन का वक्त आए तो आप लोग को किसी किस्म की डिफ़िकल्टी जो है वो फेस ना करनी पड़े। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने स्टडी किया सेंट्रियोल्स को। सेंट्रियोल्स का हमने स्ट्रक्चर देखा, साथ ही साथ हमने ये देखा कि सेंट्रियोल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ हमने सेंट्रियोल के फंक्शंस को भी स्टडी किया। हमने सेंट्रियोल्स के डायग्राम भी देखी। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से एक छोटा सा क्विज लिया जिसमें मैंने आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे। आपने इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर कर लेना है और इनकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आज के लेक्चर की आप लोगों को अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।